हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 4 यानी कि सप्लाई के आखिरी कंसेप्ट के ऊपर, जहां हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है और कुछ ग्राफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी है वही समय पर जाए 96683666 बजा के नोट्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। जो हमारा आधा कंसेप्ट है वो क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ मैंने डिस्कस किया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, यानी कि हमने ईडी समझा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरीके से काम करता है, क्या फॉर्मूला होता है। मैंने उस वीडियो को डिजाइन भी करवाया था। आज हम सेम वही कंसेप्ट फॉलो करेंगे, लेकिन जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी वो भी जरूर देख लेना ताकि आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आए, है ना। लेकिन जिन लोगों ने वो ईडी समझ रखा है ना, उनके लिए ये समझना बहुत ईजी पड़ेगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली। तो चलो डिस्कस करते हैं ईएस को, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस द क्वांटिटी सप्लाइड टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब इस वर्ड का मतलब क्या था वो समझते हैं। इसका मतलब ये है कि हम सब जानते हैं कि प्राइस की वजह से सप्लाई जो है अफेक्ट होता है, लेकिन किस रेट पे होता है ना, मतलब किस रेट से चेंज आ रहा है, उसी को मतलब क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यानी कि हम जानते हैं चाहे प्राइस हो चाहे दूसरे फैक्टर हो, वो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, बहुत बढ़िया लेवल पर अफेक्ट करते हैं, लेकिन वो किस लेवल पे कर रहे हैं। मतलब कब प्राइस की वजह से ज्यादा चेंज आ रहा है क्वांटिटी सप्लाइड में, कब प्राइस की वजह से कम चेंज आ रहा है, कब बराबर चेंज आ रहा है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसमें आगे क्या होता है? इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज इन सप्लाई अकॉर्डिंग टू प्राइस, इसी को मतलब क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोल के चलते हैं। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई डेफिनेशन में। तो इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। द परसेंटेज फॉर्मूला फॉर मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज गिवन एज। ये हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है ईएस का? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला ये बनता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर आप लोगों को याद होगा सेम टू सेम फॉर्मूला ईडी का था, बस फर्क इतना है वहां पे हमें माइनस लगा होता और वो माइनस क्या डिनोट कर रहा था कि डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन होता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा होता नहीं है। यहाँ तो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन होता है, या तो पॉजिटिव बोलो या फिर डायरेक्ट रिलेशन बोलो, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगा के नहीं चलते हैं। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया? ईएस का, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। परसेंटेज चेंज इन डेल्टा क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन डेल्टा टी। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं कि होता क्या है, वो देखते हैं थोड़ा सा डीप में। अगर मैं इस फॉर्मूले को समझूं तो ये कुछ ऐसे बना हुआ है। क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है, यानी क्वांटिटी में बदलाव, कितना बदलाव हो रहा है अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। तो चेंज कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। चेंज के लिए हम करते क्या है? Q1 माइनस में Q अपॉन में Q मल्टीप्लाई में 100। नीचे क्या आएगा? P1 माइनस में P अपॉन में P मल्टीप्लाई में 100। अब देखो आवाज में नहीं लिख क्या दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिन लोगों ने परसेंटेज पढ़ रखा है पता लग गया होगा। देखो ये डेल्टा से ज्यादा चेंज को चेंज कैसे निकालती है? ये हमारे पास है फाइनल क्वांटिटी, ये हमारे पास है इनिशियल क्वांटिटी। तो फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाई में 100, किस चीज के लिए? परसेंटेज के लिए। ऐसे ही फाइनल प्राइस माइनस में इनिशियल प्राइस डिवाइड बाय P मल्टीप्लाई में 100। ये हमारा क्या बन गया? फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूं इस फॉर्मूले को ही, इस 100 से 100 कट गया। जब Q1 में से Q गया तो इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा Q। इसी को बोलते हैं डेल्टा Q। डेल्टा Q का मतलब क्या है? Q में चेंज। अरे भाई चेंज कैसे निकालते हो? जैसे मान लो मैं बोलूं कि पहले किसी की इनकम 1 लाख थी, अब उसकी इनकम 2 लाख हो गई, चेंज कितने का आया? 1 लाख का। कैसे पता किया? फाइनल वाले में से इनिशियल वाला माइनस कर दिया। सेम चीज यहां पे होती है। ठीक है, ऐसे मान लो कोई मार्कर, मान लो ये मार्कर 20 रुपए का है, ठीक है, अब 25 का हो गया, चेंज कितने का है? 5 रुपए का, क्योंकि हमने फाइनल में से इनिशियल माइनस करके चेंज निकाल लिया। वही चीज मैंने यहाँ पे की, मैंने फाइनल में से इनिशियल माइनस किया। इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा Q। नीचे वाला क्या होता है? सिर्फ Q। ये क्या हो गया? चेंज इन प्राइस। नीचे वाला क्या हो गया? P। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये बनेगा डेल्टा Q, ठीक है, और मल्टीप्लाई में P, और नीचे क्या आएगा हमारा? Q मल्टीप्लाई में डेल्टा P। ये बनेगा। इसको थोड़ा और जैसे फॉर्मूला कैसे बनेगा? डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P मल्टीप्लाई में P और Q। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। तो ये हमारा आसान सा फॉर्मूला है जो हमने सीखा। अब समझते हैं न्यूमेरिकल को। ये मैंने कर दिया फॉर्मूला डेरिवेट। ये था सबसे इजी फॉर्मूला।
ठीक है, ये उसको ही मैंने एलाबोरेट कर दिया, समझा दिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कैसे फॉर्मूला बना हुआ है, ताकि कोई न्यूमेरिकल में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। अब समझते निकालने हैं कैसे। अब एक क्वेश्चन देता हूँ, मान लो ना, सपोज करो पहले प्राइस 10 रुपए, हम जो क्वांटिटी सेल कर रहे थे वो कर रहे थे 100, ये मान लेते हैं। फिर प्राइस 10 से कितना हो गया 15, हमने क्वांटिटी कितनी बढ़ा दी 100 से 150, क्यों देखो ये P1 है ये Q1 है। मैंने कोई बात बताई थी, क्योंकि यहाँ पे प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। तो इस चीज की वजह से क्या हुआ, अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो प्रोड्यूसर को दिख रहा है कि मुझे प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, तो अब वो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज कर देगा, अब वो कर देगा 100 से 150, अब नहीं बेचेगा 100 क्वांटिटी, बेचेगा 150, प्राइस के बढ़ते भाई ने क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज कर दी, तो 10 से 15 का प्राइस Q जो है वो कितना हो गया 100 से 150। अगर मैं इस सिनेरियो को सॉल्व करूं तो वैल्यू कुछ यहाँ पर करनी पड़ेगी। देखो ध्यान से, सबसे पहले मुझे क्या चीज चाहिए, 4 चीज चाहिए। मेरे पास P है क्या, बिल्कुल है, Q है, बिल्कुल है, क्या मेरे पास डेल्टा P है, नहीं, डेल्टा Q है, नहीं, वो चीज निकाल लेते हैं। तो पहले मैं ऐसे निकालूंगा डेल्टा P। डेल्टा P की बात करूं, डेल्टा P का मतलब क्या है, चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज कितने का हो रहा है, तो प्राइस चेंज दिखा मैंने भाई, पहले 10 था 15 हो गया, 5 का चेंज हो गया, पर कैसे पता गया 15 से 10 को माइनस कर, यानी कि P1 में से P को माइनस कर दिया, 15 माइनस 10 कितना आंसर आया 5। अगर मैं डेल्टा Q की बात करूं तो चेंज इन क्वांटिटी तो 150 में से हो गई, यानी कि Q1 माइनस में Q, 150 माइनस का 100 कितना आंसर आया 50। बताओ क्या उठा के फॉर्मूले पुट कर दो, तो डेल्टा Q और डेल्टा Q कितना है, डेल्टा Q है 50, डेल्टा P कितना है, डेल्टा P है 5, मल्टीप्लाई P कितना है, P है 10 और Q कितना है, Q है 100, ये आ गया। ठीक है, अब देखो 0 0 कट गई, 5 से 5 कट गया, 0 0 कट गई, कितना आंसर आया एक आंसर आया। तो एक हमारा क्या यहाँ पे ES, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये हमारा इजी सा क्वेश्चन। तो मैंने अभी क्या दिया आपको, मैंने आपको दिया इनिशियल प्राइस, फाइनल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी, फाइनल क्वांटिटी, उसको डायरेक्ट दे दो, आपको डेल्टा Q दे, डेल्टा P दे, P दे, Q दे, आप चारों को करोगे फॉर्मूले में आपका आंसर आ जाएगा। हो सकता है डायरेक्टली आपको वो परसेंटेज इन क्वांटिटी दे और परसेंटेज इन प्राइस दे, आप फॉर्मूले में करोगे आपका आंसर आ जाएगा। हो ये भी सकता है क्या कि आपको इनमें से कोई एक चीज गायब कर दे और आपको ES दे रखा हो, तो आपको वही चीज निकालनी पड़ेगी। इन सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स जो है वो आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, समझा दिया है। ऐसे ही मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में एक्सप्लेन कर दिया था। अब एक बात यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, उससे पहले मैं इसको इरेज करना चाहूंगा, पहले इसको इरेज करते हैं फिर समझते हैं उस बात को। ठीक है, यहाँ तक पहले जो उतारना है, खासकर गिवन टॉपिक जरूर उतार लेना, जिसको जो उतारना उतार सकता है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ड्रॉ बोर्ड के सामने से फिर डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक को। पहले जो उतारना उतार ले, मैं ड्रॉ बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम आगे देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं ES की वैल्यूज की, तो ES की वैल्यूज जो है वो 5 हो सकती हैं। 5 को छोड़ो, पहले तीनों डिस्कस करते हैं। एक तो ES हो सकता है ग्रेटर देन 1, एक हो सकता है हमारा ES इक्वल्स टू 1, एक हो सकता है हमारा ES लेस देन 1। ES लेस देन 1 हो गया क्या, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, ये तीन वैल्यू हो सकती है। अगर मैं ES ग्रेटर देन 1 की बात कर रहा हूं तो आपको याद है मैंने आपको ES का फॉर्मूला समझाया था। ES का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और मैंने तो 1000 बार ये बात बोली होगी, अपने बचपन में बहुत से आपने एनालाइज किया होगा, देखा होगा कि जब कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में होती है और वैल्यू 1 से बड़ी आ रही हो कब आएगी, जब ऊपर वाला क्या हो बड़ा हो, नीचे वाला क्या हो छोटा हो। फॉर एग्जाम्पल 4/2 होता है, 5/2 2.5 होता है, इस तरीके से। तो मैं कहता हूं अगर ES 1 से बड़ा है, इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये चीज याद रखना। ठीक है, मतलब प्राइस में जो बदलाव हो रहा है ना, क्वांटिटी में उससे ज्यादा बदलाव हो रहा है। मतलब प्राइस में चेंज हुआ कम से, लेकिन जो सप्लाई में चेंज हुआ, क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंज हुआ वो ज्यादा से। प्राइस बढ़ा थोड़ा, क्वांटिटी बढ़ा ज्यादा। दिखाता हूं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं इस चीज का। जैसे सपोज करो पहले प्राइस 10 था, अब जो नया प्राइस है वो 20 है, डबल हो गया। 10 था तो क्वांटिटी में थे 1000, किसी चीज की 1000 केजी मान लो। जब प्राइस 10 से 20 हमने 1000 से कर दिया 5000, तो कितना फालतू चेंज आ रहा है। यहाँ पे प्राइस डबल हुआ है, हमने क्वांटिटी चेंज को 5 गुना कर दिया। इसी को बोलते हैं यहाँ पे ES ग्रेटर देन 1, यानी कि इसको बोलते हैं इलास्टिक। दो वर्ड बार बार आएंगे वहां पे, इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक यानी कि जब प्राइस की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में ज्यादा चेंज आ रहा है। अब आता है ES इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या है कि अब 1 कब आता है, जब न्यूमरेटर भी सेम हो, डिनोमिनेटर भी सेम हो, तो दोनों कटेंगे आपस में और 1 आएगा।
यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दोनों बराबर है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्या कि जो प्राइस है वो मान लेते हैं यहाँ पे कितना 10, फिर से P1 हो गया 20, मतलब प्राइस हो गया डबल। क्वांटिटी पहले 1000 की थी, अब नई क्वांटिटी क्या आएगी 2000 की थी, ये भी डबल हो गई। इसको बोलते हैं सेम चेंज, जितना चेंज प्राइस में आया उतना चेंज क्वांटिटी में भी आया है। अब आता है ES लेस देन 1। अब ES लेस देन 1 का मतलब क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। ES लेस देन 1 का मतलब क्या है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो है वो कम है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब क्वांटिटी चेंज आ रहा है वो कम है, प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल फिर से एग्जांपल लेते हैं, प्राइस P1 था पहले यहाँ पे 10, प्राइस हो गया डबल, P2 कितना आया हमारे पास हमें 20, क्वांटिटी पहले सेल कर रहे थे 1000 Q, लेकिन जो Q है वो बड़ी 1500, यानी क्वांटिटी में डबल नहीं करी, मतलब प्राइस में ज्यादा चेंज आया, क्वांटिटी में चेंज नहीं करी, सप्लाई उस रेट से नहीं बढ़ी जिस रेट से प्राइस में बदलाव आया था, प्राइस इस रेट से बढ़ा था। ये चीज ध्यान रखना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे ES के मेन 3 इंपोर्टेंट स्तंभ, जब ES इक्वल टू 1 हो, ES ग्रेटर देन 1 हो और लेस देन 1 हो। अब वहां समझते हैं इस टॉपिक को। अब यहाँ पे देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वेरीज फ्रॉम 0 से इंफिनिटी। हम सब जानते हैं जैसे ED की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी तक लाइज करती है, वैसे ES की वैल्यू भी 0 से लेकर इंफिनिटी तक लाइज करती है, 0 भी हो सकती है इंफिनिटी भी हो सकती है। अब समझते हैं क्या करिए, इफ ES इज 0, अगर हमारी ES की वैल्यू 0 आई है देन सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक, तब सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि प्राइस में कोई भी चेंज क्वांटिटी सप्लाई में चेंज नहीं कर पा रहा, यानी कि प्राइस में चेंज जो आ रहा है उसे सप्लाई में इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा, सप्लाई पहले भी जितनी थी अभी भी उतनी हो रही है। ठीक है, तो बात ऐसे कुछ होते हैं बिल्कुल, जहां प्राइस में चेंज आए पर क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा, सप्लाई कांस्टेंट है। जैसे एयर कांस्टेंट है, एयर कोई प्राइस मांगता है आपसे नहीं मांगता, अब प्राइस 10 से 20 कर लो, आप कहोगे एयर 100 रुपए की कंज्यूम करो 200 कंज्यूम करो, नहीं, एयर की सप्लाई कांस्टेंट है। ठीक है, कुछ चीजें सप्लाई करते हैं कांस्टेंट है परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि जिनका प्राइस से सप्लाई पे फर्क पड़ता ही नहीं है, परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं इसको। ठीक है, द सप्लाई कर्व इज वर्टिकल इन दिस केस, तो ये हमारा इसका सप्लाई कर्व। अभी देखो प्राइस चाहिए हो, प्राइस चाहिए हो, प्राइस चाहिए हो, प्राइस है आसमान छू रहा है, पर क्वांटिटी हम यही रखेंगे, क्वांटिटी फिक्स है, क्वांटिटी में बदलाव नहीं हो रहा, इसी को पता है क्या बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। उम्मीद है पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आते दूसरे पॉइंट में, दूसरा पॉइंट क्या है, इफ ES इज इंफिनिटी द सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। अब सप्लाई का परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि प्राइस में थोड़ा बहुत ही चेंज, प्राइस में थोड़ा बहुत ही चेंज क्वांटिटी को हिला कर देगा, मतलब प्राइस जो है वो फिक्स है, आपको इस प्राइस में से क्वांटिटी सेट करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्राइस लेवल यहाँ पे क्या रहेगा फिक्स रहेगा, क्वांटिटी जितनी मर्जी सेल करवा लो, और प्राइस हिला तो सप्लाई पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, हिल के रह जाएगी, खत्म हो जाएगी सप्लाई। इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि प्राइस में थोड़ा बहुत ही चेंज क्वांटिटी को पूरी तरीके से बदल के रख देगा, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का। तीसरा पॉइंट क्या आता है, इफ ES इज ग्रेटर देन 1, अगर ES की वैल्यू 1 से बड़ी है तो देन सप्लाई इज इलास्टिक। इस केस को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई हमारा क्या है इलास्टिक है। द सप्लाई कर्व पासेस थ्रू प्राइस वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ES ग्रेटर देन 1 है, ये देखो जो सप्लाई कर्व है वो हमारा कहां से मिलेगा तुम्हें, ये होता है इलास्टिक, कि 1 से बड़ा है, यानी कि प्राइस में जैसे आपने समझा ना 1 से बड़ा, जब क्वांटिटी में चेंज ज्यादा है पर प्राइस चेंज कम है, यानी कि प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज आया है पर क्वांटिटी में उससे ज्यादा चेंज आया है, प्राइस थोड़े से बड़ा है, क्वांटिटी प्राइस ज्यादा से बड़ी है, प्राइस थोड़े से कम हुआ है, क्वांटिटी प्राइस ज्यादा से कम हो गई, दोनों तरफ समझना, एक तरफ में जितना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है उतना नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। इसको बोलते हैं ES ग्रेटर देन 1। अब फिर क्या है, इफ ES लेस देन 1 देन सप्लाई इज इलास्टिक, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब क्या है, जहां पे कर्व कट करता है, देखो ये ठीक है, इसको बोलते हैं इनइलास्टिक, यानी कि ES लेस देन 1। ठीक है, यानी कि अब की बार क्वांटिटी में चेंज नहीं आया, जैसे प्राइस में आया, प्राइस में चेंज आया बहुत ज्यादा, पर क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रहा, इसको क्या बोलते हैं ES लेस देन 1। कि भाई यहाँ पे क्या था हमारा ES लेस देन 1 पे अगर व्यापार देखोगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या है, कम है, लेकिन परसेंटेज इन प्राइस क्या है, ज्यादा है। ठीक है, कि प्राइस में चेंज आया बहुत ज्यादा, जैसे यहाँ पे डबल से प्राइस बढ़ गया, पर वहाँ पे क्वांटिटी कितनी बढ़ी उतनी नहीं बढ़ी थी, क्वांटिटी का चेंज कम आया था, यानी कि प्राइस पे ज्यादा अफेक्ट नहीं, क्वांटिटी को ज्यादा लेवल पे अफेक्ट नहीं किया है इस पॉइंट पे। अब आता है आखिरी, जब हमारे पास क्या हो ES इक्वल्स टू 1, जब ES में 1 के बराबर की बात करूंगा देन सप्लाई इज यूनिटरी इलास्टिक, इसको क्या बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। जब ES हमारा बराबर होता है सप्लाई कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, इसको बोलते हैं सप्लाई कर्व कहां से पास कर रहा है,
ओरिजिन से पास कर रहा है, इसको बोलते हैं ES इक्वल्स टू 1। यानी कि जितना चेंज सप्लाई में आया है उतना ही चेंज प्राइस में भी आया है, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इस केस में इक्वल है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। इसी को ध्यान रखना बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, ध्यान रखना जहां पे ES 1 हो, यूनिटरी इलास्टिक वर्ड ध्यान रखना। कई भी एग्जाम में आ सकता है। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जब इलास्टिसिटी 1 के बराबर हो, या फिर मैं कह सकता हूं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इक्वल है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। तो ये ध्यान रखना। आई बात समझ में। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। इस बार ES में हमारे पास इतना ही था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डीप में कंसेप्ट पढ़े थे, कैसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसा कुछ खास डिस्कस नहीं किया, हमने इलास्टिसिटी को बिल्कुल जीरो ही समझा और अच्छे समझ लिया। इसका मेन टॉपिक में डिमांड में पढ़ लिया था, तो वो वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि डिमांड में मैंने आपको ग्राफ भी समझाए थे, कुछ इंपोर्टेंट डीप मीनिंग समझाए कि कब कब इलास्टिसिटी बड़ी लेवल पे इफेक्ट होती है। ठीक है, वो मैंने आपको केस वाइज समझाई थे। ठीक है, तो वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किया मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला है सेम सब्जेक्ट का। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। और जिन बच्चों को नोट्स परचेज करना है वो इस नंबर से नोट्स ले सकते हैं 966736 यहाँ पे कॉल करके नोट्स ले सकते हो विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। अब इसको जो उतारना है उतार सकता है नॉर्मल मोड के सामने से।